टॉपिक 13.4 इज़ द कूलम्स लॉ। ठीक है, सो कूलम्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है एंड उन्होंने इस लॉ में हमें कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन बताई है जिसकी मदद से हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें इसका जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, या अट्रैक्ट करती है या रिपल्शन होती है। सो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर हम उन बॉडीज़ का मैग्नीट्यूड को यानी लेट सपोज अगर हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, हम इसको माइक्रो कूलम जो भी लेना चाहें उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू थी 10 कूलम, ठीक है, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 कूलम, तो ये जो 10 है वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगर हम एक और चार्ज ले रहे हैं Q2, लेट सपोज ये Q1 है, यूनिट तो उसका भी सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा? हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज करवा देते हैं। लेट सपोज हम इसका मैग्नीट्यूड 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो दूसरा चार्ज है वो इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे चार्जेस को डिस्कस करेंगे वो हम बहुत स्मॉल चार्जेस होंगे, बहुत छोटे चार्जेस होंगे जिनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि समटाइम तो ऐसा होता है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, समटाइम ऐसा नहीं होता, और समटाइम ऐसा होता है कि दो चार्जेस करीब पड़े होते हैं, समटाइम ऐसा नहीं होता कि दोनों चार्जेस करीब पड़े हों, दूर पड़े हों। तो ये तमाम चीज़ें कि हम पहले तो कह चुके कि जो है हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर चार्जेस किस तरह के प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमने तो वो एक जनरल बात कर दी कि ये या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इस बात पे भी तो डिपेंड कर सकती है कि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, आइदर वो दूसरी से थोड़ा ज़्यादा है, वो दूसरी से कम है, क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थ में हर चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर एक अर्थ की भी एग्जांपल लें तो वो क्या करता है? एक एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये एप्पल किसी ट्री के साथ अटैच है तब भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी, लेकिन उसने उसको अपनी तरफ नहीं खींचा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि जो ट्री था उसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी तो वो पूरा का पूरा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों में एक क्या है? एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। तो यही बात है कि अगर हम एक चीज़ का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा कर दे और दूसरी चीज़ को छोटा सा कर दे तो क्या ऐसा होगा कि ये जो बड़ी वाली है छोटी को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या बहुत जल्दी अपने से दूर कर दे, रिपेल कर दे? तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें कूलम्स ने बताई थी, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। सो 1785 में इन्होंने हमें एक लॉ दिया जो कि बेस कर रहा था इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे, लेकिन जो चेंजिंग्स आ रही थी वो क्या आ रही थी कि अब हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करके देख रहे थे। ठीक है, हम कह रहे थे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करती है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग जो हमने देखी इस कूलम्स लॉ में वो थी हमारे पास डिस्टेंस, कि डिस्टेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो इस तरह से है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two point charges is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, देखें कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चार्जेस के दरमियान या रिपल्शन हो, ठीक है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। पहली बात है कि वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और किस तरह से डिपेंड करेगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि अगर उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया जाए तब फोर्स किस तरह की होगी, अगर उनका डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो फोर्स किस तरह की होगी। अब इस अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि पहली बात है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 पॉइंट चार्जेस के, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी Q1 एंड Q2, ठीक है, हमने कोई भी चार्ज का नाम ले लिया Q1 एंड Q2, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो क्या हो गया कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एंड क्या चार्जेस को किस तरह से मूव करवाए तो हमारा फोर्स जो है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। सो हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मैग्नेट को लें, ठीक है, हम 2 मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन, अब उनके ऊपर अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब एक चार्ज इस तरह पड़ा हुआ था Q1 एंड Q2, अगर हम कहते हैं ये चार्ज है 20 कूलम्स का या 20 माइक्रो कूलम्स का, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, बहुत स्मॉल चार्जेस, ठीक है, वो पॉइंट चार्जेस जिनका या पहले हम पॉइंट चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 चार्जेस है, ठीक है, एंड हम इनको पॉइंट चार्जेस कब कह सकते हैं, जब इनका साइज इतना स्मॉल हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। सो डिस्टेंस ज़्यादा हो लेकिन इनका साइज इस डिस्टेंस से भी कम हो, तब हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस। अगर इनका डिस्टेंस जो है उसकी और इन चार्जेस के साइज की वैल्यू 1 हो जाए तो उनको हम पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते। सो इन पॉइंट चार्जेस का क्या है कि इनका इतना साइज स्मॉल होता है कि इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है और स्मॉल साइजेस होते हैं, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस। अब हम एक Q1 ले रहे हैं एंड एक Q2 ले रहे हैं। लेट्स सपोज ये 20 माइक्रोकूलम का है। अब देखें दोनों ने या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ठीक है। अब Q1 क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमने बात की कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है चार्जेस के। अगर किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो दूसरे वाले पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, Q2 इतनी जल्दी Q1 को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन Q1 Q2 को इतनी जल्दी अट्रैक्ट करके अपने करीब ले आएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है वो ज़्यादा फोर्स लगा के दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज़्यादा जल्दी एज कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है। अब अगर हम Q2 के रिस्पेक्ट से देखें, इसका चूंकि मैग्नीट्यूड कम है तो ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और इसको अपनी तरफ लाने में ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। पहली बात तो हमारी यहाँ क्लियर होगी कि हमारी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो डिपेंड किस पे करती है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो कम देर में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या रिपेल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ गई हमारी डिस्टेंस पे। अब देखें ये डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों लिया, हम क्या लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये हम एक जो है चार्ज की बात करें। अब चूंकि हम इसको दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं तो ये जब चार्ज आएगा इसके सेंटर से भी यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो दोनों का क्या है, R, ठीक है। सो तब हमारे पास क्या बन जाता है, टोटली जो बनता है वो R² बन जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज है, तो हमें ये पता है कि अगर हम इनको दूर लेके जाएंगे, ठीक है, यानी डिस्टेंस को हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा करते जा रहे हैं, ये दूर जाते जा रहे हैं, तो इनके ऑटोमेटिकली फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है।
यानी कि जिस तरह आप दो मैग्नेट की बात करते हैं, आपने एक मैग्नेट को जब दूसरे के करीब लाएं यानी डिस्टेंस कम करें तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, ठीक है। उन्हीं मैग्नेट को आप उठा के थोड़ा दूर लेके जाना शुरू हो जाए तो इसकी इस पे फोर्स लगना कम होती जा रही है, और हम इस हद तक ले गए कि इसको थोड़ा और दूर लेके गए, ये फोर्स और कम हो गई, ठीक है। अब एक टाइम आए कि हम इसको बिल्कुल उठा के कहीं और ही रख दें। अब क्या है, ये पॉइंट चार्ज बेशक इसकी अपनी फोर्स थी लेकिन वो इतने दूर पड़े हुए दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो हमारी फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर हमारा डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, हर चीज़ दूसरी बॉडी को उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेगी या रिपेल कर देगी, ठीक है। लेकिन हम अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, इवन डिस्टेंस का भी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर प्रेजेंट है, इसके इक्वल करते जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सो हमारे जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस 10 मीटर है या कुछ भी है, तो जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर लेके पुट करेंगे जो कि हमें एक और छोटी स्मॉल वैल्यू देगा, ठीक है। सो क्या होगा कि बेस यहाँ पे हमारे पास कि जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, बॉडीज को दूर लेते जाएंगे यानी पॉइंट चार्जेस को दूर लेते जाएंगे, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हें करीब लेके आना शुरू करें, उनका डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि पॉइंट चार्जेस का जो है हम इतने स्मॉल क्यों ले रहे हैं। देखें, पॉइंट चार्जेस के साइज का हमने इसलिए कहा कि लेट सपोज अगर ये इसका साइज है तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, रेडियस, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस है और इसके रेडियस के इक्वल ही हमने यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये पॉइंट चार्जेस का जो साइज है अगर वो इतना स्मॉल है, कितना कि इनका जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा स्मॉल है, यानी ये इतने करीब पड़े हुए हैं कि लेट सपोज अगर ये हमारे पास रेडियस है 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये डिस्टेंस होगा एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज तक का वो 3 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इनका साइज इतना स्मॉल हो तब हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा करते जाए, अब ये देखिए ये इतना डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये क्या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे तो रेडियस उतना ही रहा, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम के अकॉर्डिंगली, यानी इनके जो दरमियान डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। अब अगर हम कहें कि हम इनको डिस्टेंस 4 है और हमने इनका साइज भी बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कि इनका रेडियस भी 4 हो चुका है, ठीक है, 4 एंड ये भी 4, सो वो हमारा पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की कंडीशन है कि डिस्टेंस जो उनके दरमियान है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो पॉइंट चार्जेस हैं उनका साइज छोटा होना चाहिए, तभी हम जस्ट उन्हें पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। और कूलम्स लॉ जस्ट एप्लीकेबल ही पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर हम ये कंडीशन देखें कि हमारा साइज भी उतना है और डिस्टेंस भी उतना है, तो हमारा जो लॉ है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमें सबसे पहले तो ये कंडीशन याद रखनी है कि हमारा कूलम्स लॉ कब अप्लाई हो सकता है, जब हम पॉइंट चार्जेस की बात करें। एंड अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, चार्जेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इसके स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगी। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं चार्जेस का, ठीक है, विच इज Q1 एंड Q2। सो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के इक्वल। अब हम इन दोनों जो है हमारी लेट सपोज ये 1 इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हम इनको कंबाइन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो दूसरी साइड पे फोर्स ही आ रही है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब जब हम कंबाइन करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा,
लेट्स सपोज ये हमारे पास है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के इक्वल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, सो ये हमने कंबाइन कर दिया। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना चाहते हैं, यानी हमें कोई इक्वल के साइन के साथ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट लगाया Q1 Q2 ओवर r²। सो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है इट इज K, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। सो ये हमारे पास है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो ये इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो ये हमारा K है, ये क्या है, हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट। वे Q1 क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है। Q1 इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। Q2 इज ऑल्सो अ पॉइंट चार्ज, जिनके हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ यहाँ बात करेंगे। R जो है इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और हमारी K क्या है, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर हम K को देखना चाह रहे हैं कि K हमारे पास क्या वैल्यू देगा, तो इसकी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। और किस केस के लिए है, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अपना मीडियम एयर ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी हम मीडियम में इसको रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ये चार्जेस हैं ये पानी में पड़े हुए हैं, ये चार्जेस स्पेस में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो K की वैल्यू है इट इज़ 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी। और ये K की वैल्यू जस्ट फॉर द केस ऑफ पॉइंट चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एयर। ठीक है, मीडियम क्या होना चाहिए हमारा, एयर। अब अगर हम K के यूनिट सीखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, K को सेपरेट आउट कर लें। एंड किस तरह से कि हमारा F और यहाँ पे r² जो डिवाइड हो रहे हैं दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड Q1 एंड Q2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R का मीटर एंड चूंकि मीटर का स्क्वायर है सो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, चार्जेस का कूलम एंड कूलम। सो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अगर हम K को जस्ट एयर के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू उस टाइम पे होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये था हमारा आर्टिकल जिसमें हमने कूलम्स लॉ का डिस्कस किया। एंड कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। एंड जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू जो है एयर मीडियम के लिए होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।